क्यों किया? और तब वो बताती है कि कॉन्टिनेंट के बिल्कुल बीच में एक नई ताकत उभरने वाली है। ये सुनते ही नेबुला चौंक जाता है और लड़की आगे कहती है कि ये शायद कोई प्लेयर भी हो सकता है। सनवुन वजह पूछने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने दो सिस्टम नोटिफिकेशंस खुलते हैं जो सिविलाइजेशंस के टकराव के बारे में बताते हैं। लगता है दो बंटी हुई ट्राइब्स एक दूसरे के संपर्क में आ गई हैं और दोनों को एक्सपीरियंस में ज़बरदस्त बूस्ट मिलने वाला है। साथ ही नेबुला को एक एक्स्ट्रा वार्निंग मिलती है कि सामने वाली ट्राइब के पास फेथ मौजूद है। इससे साफ हो जाता है कि ये कोई एनपीसी ट्राइब नहीं है। लेकिन फिर भी समझ नहीं आता कि कॉन्टिनेंट के बीचों बीच अचानक कोई प्लेयर कैसे उभर सकता है। अजीब बात यह भी है कि गेम शुरू हुए करीब 22 साल हो चुके हैं और ये ट्राइब अब तक बिल्कुल शांत थी। अचानक यूं सामने आ जाना। नेबुला कहता है कि ये कोई अबोमिनेबल गॉड भी हो सकता है, लेकिन रुंडा समझाती है कि वो उन्हें विस्परज भेज सकती है और वो लोकल प्लेयर इन्वेंट्री में दिखते हैं, यानी एनपीसी होने का सवाल ही नहीं उठता। ऊपर से उसकी विस्पर्ज ब्लॉक हो रही है। सन वून को उस पर पूरा भरोसा नहीं होता और वो पूछता है कि कहीं वो उसे भी धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रही। तब वो उस मिस्टीरियस प्लेयर और उसकी सिविलाइजेशन से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन उसे भेज देती है। वो आगे बताती है कि ये जानकारी वैम्पायर्स के बारे में है जो उसी प्लेयर ने भेजी है। उस प्लेयर का निकनेम AR1026 है, जो जूमान सिविलाइजेशन को कंट्रोल करता है। उसकी मेन स्पीसीज निक्सन है, जिसे सिंगुलर में निक्स कहा जाता है। आमतौर पर AR1026 ये जानकारी सिर्फ अपने एलाई जांगवान को भेजता, लेकिन इस बार उसने विजडम, क्रम्पस और रुंडा को भी भेज दी। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर हमारे लड़के को भी कुछ समझ नहीं आता। रुंडा भी उसकी बात से सहमत होती है। फिर वो उससे पूछता है कि वो इस नए प्लेयर को क्या नाम दे रहे हैं, जिस पर वो बताती है कि पहले कैरेक्टर का हंजा जोल है, इसीलिए अगले दो कैरेक्टर्स जोड़कर नाम रखा गया है जोल वूबी। नेबुला सोचता है कि इतना अजीब नाम वाला प्लेयर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा अजीब बात यह है कि वैम्पायर जैसी स्पीशीज का होना। इस सीन में जो लोग लड़ते दिख रहे हैं वो निक्स हैं, और उनमें से कुछ काटे जाने के बाद वैम्पायर्स में बदल चुके हैं। सिस्टम विंडो आगे बताता है कि वैम्पायर्स ज़ॉम्बीज़ की तरह दूसरों को इन्फेक्ट करते हैं और उन्हें अपनी ही स्पीसीज में बदल देते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन आमतौर पर एक दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिनों में पूरा हो जाता है। इस दौरान उनकी एबिलिटीज़ आमतौर पर घटती हैं, लेकिन कभी कभी बढ़ भी सकती हैं। रुंडा हैरान हो जाती है कि नेबुला को भी इस वैम्पायर स्पीसीज के बारे में कुछ नहीं पता, जिस पर वो सहमति में सिर हिलाता है। वो आगे बताती है कि क्राम्पस के मुताबिक शायद इसलिए उन्हें नहीं पता क्योंकि ये इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी बेहद कम है। लेकिन नेबुला को ये बात जमती नहीं। उसके हिसाब से ऐसा होना ही नहीं चाहिए। उसे ये किसी डीएलसी जैसा लगता है, एक एक्सपेंशन पैक की तरह। वो उसे याद दिलाता है कि ये पेरिश्ड वर्ल्ड अब वैसी गेम नहीं रही जैसी पहले थी। अब ना कोई ग्राफिक्स ऑप्शंस विंडो है, ना लॉग आउट का ऑप्शन, यानी बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं। अगर जो चीजें पहले थीं वो गायब हो सकती हैं, तो जो कभी थीं ही नहीं वो अचानक सामने भी आ सकती हैं। नेबुला फैसला करता है कि वो इस उभरते खतरे की जानकारी AR को देगा, क्योंकि वो भी एक प्लेयर है और उसे भी जानना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। लेकिन रूंडा को लगता है कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विजडम और क्रैम्पस दोनों पहले ही वैम्पायर्स पर नजर रखने का फैसला कर चुके हैं। वो ये भी बताती है कि उसने गेम में जॉम्बी एपोक्लिप्स इवेंट्स देखे हैं और उनके मुकाबले ये इन्फेक्शन काफी धीमी रफ्तार से फैल रहा है। लेकिन नेबुला दलील देता है कि ये वैम्पायर्स जॉम्बीज जैसे बेअक्ल नहीं है। ये अपनी इंटेलिजेंस बनाए रखते हैं और इन्हें हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। रुंडा अब भी तय नहीं कर पा रही थी कि उसे AR को इस आने वाले वैम्पायर खतरे के बारे में बताना चाहिए या नहीं। AR की अलायंस जंग वान के साथ है, विजडम सोलो खेल रहा है, और क्रैम्पस के साथ उसकी खुद की अलायंस है। इस तरह तीन अलग अलग फैक्शंस बन चुके थे और फिलहाल तीनों आपस में टकराव की हालत में थे। अगर वैम्पायर मैडनेस की वजह से AR कमजोर पड़ता है तो सीधा फायदा उसी को और उसके पार्टनर को होगा। नेबुला उसके सोचने का तरीका समझ जाता है और तय करता है कि वो बाद में उससे मिलकर इस मुद्दे पर और बात करेगा। इतना कहकर वो कॉल काट देता है और वैम्पायर से जुड़ी मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान से खंगालने लगता है। लेकिन अब तक वो ये नहीं समझ पाया था कि इस अजीब एनोमली की असली जड़ आखिर है क्या। सीन बदलता है और हम एक पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं,
जहां 5 बड़े प्लेयर्स एक साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर जुड़े हुए हैं। पहला प्लेयर जंगवान अपने चेहरे पर एक बड़ा मास्क लगाए हुए है। वो इनविजिबल फ्लो गॉड है, उसकी स्पीशीज कोबोल्ड है और उसकी नेशन अमुगल कहलाती है। तीसरा पार्टिसिपेंट है AR-1026, जिसे इनविजिबल रूट गॉड कहा जाता है, लेकिन आगे हम उसे सिर्फ AR कहेंगे। उसकी स्पीशीज निक्स है और उसकी नेशन गुमेन है। वो इस बात पर बहस कर रहे थे कि हेजमोनिया की मदद की जाए या नेबुला की, लेकिन क्राम्पस के नज़रिए से दोनों ही बराबर के सिरदर्द थे और रुंडा भी उससे सहमत थी। हालांकि उसका मानना था कि हेजमोनिया के मुकाबले नेबुला से बात करना ज़्यादा आसान रहेगा। सब अपनी अपनी राय दे चुके थे, लेकिन अब भी एक शख्स था जिसने कुछ नहीं कहा था। वो था विजडम टैंगल्ड एंड एंटवाइंड गॉड। उसकी मेन स्पीशीज ट्रोल है और उसकी नेशन सुखमेयन कहलाती है। वो भी रुंडा की बात से सहमति जताता है और जैसे ही उसका नाम लिया जाता है, नेबुला भी स्काइप कॉल में जुड़ जाता है हालात समझने के लिए। हमारा लड़का अंदर ही अंदर स्मग महसूस करता है क्योंकि सारी चर्चा उसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। बेशक बाकी सब उसे ठंडी और बेरुखी भरी नजरों से घूरते हैं, लेकिन विजडम बिना घुमाए सीधे मुद्दे पर आता है और नेबुला से पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसे यहां क्यों बुलाया गया है। हमारा लड़का शांत रहते हुए कहता है कि उसे एक अंदाजा है, लेकिन अंदाजे हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं। रुंडा अंदर ही अंदर झुलाती है, सोचती है कि ये आदमी कितनी सफाई से अनजान बनने का नाटक कर रहा है, जबकि सारी जानकारी वो पहले ही भेज चुकी है। विजडम साफ शब्दों में कह देता है कि कॉन्टिनेंट के बीचों बीच कुछ अजीब हो रहा है। एक प्लेयर, जिसे सब जोलवूबी कह रहे हैं, एक नई स्पीसीज के साथ उभरा है, वैम्पायर्स। नेबुला सिर हिलाकर मान लेता है कि उसे इसके बारे में पता है। वो ये भी कंफर्म करता है कि वैम्पायर, जो शुरू में AR की जुमन लैंड्स में पैदा हुए थे, अब पांचों प्लेयर्स की टेरिटरीज में फैल चुके हैं और अब वो एक बड़ी ताकत बनते जा रहे हैं। नेबुला को सब पता था, इसलिए कोई खास हैरानी नहीं होती। विजडम सीधा सवाल करता है, क्या नेबुला उनकी मदद करेगा? लेकिन हमारा लड़का सवाल उल्टा फेंक देता है कि वो मदद क्यों करे। इस एक लाइन के बाद कुछ पल के लिए पूरी कॉल पर सन्नाटा छा जाता है। उधर रुंडा मन ही मन सोचती है कि ये आदमी माइंड गेम्स खेलने में कितना मजा लेता है। विजडम समझाता है कि हाल ही में उनके उपजाऊ इलाकों में जो लोकस्ट्स फैले थे, उनकी वजह से फूड सप्लाईज काफी गिर चुकी हैं और सब जानते हैं कि इसके पीछे नेबुला ही था। लेकिन हमारा लड़का कंधे उचका देता है, कहता है कि क्राम्पस और रुंडा ने उस पर पहले हमला किया था, तो अब हिसाब बराबर हो चुका है। ये सुनते ही जंग वान भड़क उठता है और चिल्लाकर कहता है कि वो तो ढंग की लड़ाई भी नहीं थी। इस बदतमीज बिल्ली को ज्यादा उछलता देख हमारा लड़का उसे खुली चुनौती दे देता है। अगर उन्हें इतना ही गुस्सा है तो वो कभी भी आ सकते हैं, इससे पहले कि हालात और बिगड़े। विजडम तुरंत बीच में कूदकर जंगवान को शांत करने की कोशिश करता है। उसका मानना है कि नेबुला जानबूझकर घमंडी बन रहा है और अगर उन्होंने गुस्से में उसकी मदद खो दी तो हालात पूरी तरह हाथ से निकल सकते हैं। जंगवान को शक होता है कि क्या नेबुला सच में जानबूझकर ऐसा कर रहा है, लेकिन विजडम उसे भरोसा दिलाता है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तनाव थोड़ा कम होने के बाद विजडम बातचीत को फिर असली मुद्दे पर ले आता है। वो कहता है कि अगर वो सब मिलकर काम करें तो शायद अपने दम पर वैम्पायर्स को रोक सकें, लेकिन अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो वैम्पायर्स अपनी ताकत बढ़ाते ही जाएंगे और आखिरकार सबको नेबुला से मदद की भीख मांगनी ही पड़ेगी। और ये सब देखकर हमारा लड़का अंदर ही अंदर संतुष्ट मुस्कान महसूस करता है, क्योंकि उसे साफ दिख रहा था कि उसकी अहमियत अब सबको समझ आ चुकी है। क्योंकि नेबुला के पास उनकी मदद करने की कोई मजबूरी नहीं थी, वो आराम से पीछे बैठकर सबको बिखरते हुए देख सकता था। लेकिन विजडम इसका जवाब देता है। वो समझाता है कि अगर बाकी सब ढह गए तो उसका असर आखिरकार नेबुला तक भी पहुंचेगा। 5 बंटे हुए दुश्मनों से निपटना एकजुट वैम्पायर्स की ताकत से लड़ने से कहीं आसान होता है। ये बात नेबुला को एक पल के लिए चुप करा देती है, क्योंकि विजडम की दलील काफी ठोस थी। नेबुला को याद आता है कि गेम के दौर में उसने विजडम का नाम टॉप 10 रैंकिंग्स में देखा था। अगर ये वही प्लेयर है तो विजडम सच में सबसे शार्प दिमागों में से एक है। फिर भी नेबुला सिर्फ इसी वजह से झुकने वाला नहीं था। वो पलटकर कहता है कि एकजुट दुश्मन से निपटना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। रुंडा उससे पूछती है कि क्या वो मदद इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास मोटिवेशन नहीं है। नेबुला इस अंदाजे को सीधे नकार देता है और आखिरकार साफ कह देता है कि अगर उन्हें उसकी मदद चाहिए तो बदले में सही कीमत चुकानी होगी। विजडम तुरंत पूछता है कि नेबुला किस तरह का रिवॉर्ड चाहता है। अपने हमेशा वाले शांत अंदाज में नेबुला अपनी शर्तें रखता है। उसे कैंडल क्राफ्ट्समैन, ग्लास क्राफ्ट्समैन और ब्रिक क्राफ्ट्समैन
तीनों तरह के 3-3 लोग चाहिए। ये टैलेंट्स अलग अलग सिविलाइजेशंस ने मोनोपोली करके रखे थे और अब वो भी इन्हें अपने पास चाहता था। इसके अलावा उसे 12 वैगन सोना भी चाहिए। नेबुला की मांग सुनते ही सबके चेहरे उड़ जाते हैं। क्राम्पस गुस्से से फट पड़ता है और नेबुला पर आरोप लगाता है कि वो उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। यहां तक कि वो उस पर जेल वूबी से मिलीभगत का इल्जाम भी लगा देता है। लेकिन हमारा लड़का पूरी शांति से इस लाल गरम टमाटर को जवाब देता है कि एटीट्यूड दिखाने से वो खुद ही अपनी मुसीबत बढ़ा रहा है। इससे पहले कि बात और बिगड़े, विजडम फिर बीच में आ जाता है। वो कहता है कि सबको थोड़ा वक्त लेना चाहिए और सोच समझकर नेबुला को जवाब देना चाहिए। इतना कहकर कॉल खत्म हो जाती है। ज्यादा देर नहीं लगती कि नेबुला को एक और वीडियो चैट रिक्वेस्ट मिलती है। वो बिना सोचे एक्सेप्ट करता है और इस बार विजडम ऐलान करता है कि उन्होंने उसकी सारी शर्तें मान ली हैं। क्राफ्ट्समैन उसी रात भेज दिए जाएंगे और सोना भी जैसे जैसे जमा होगा वैसे वैसे पहुंचाया जाएगा। बदले में वो चाहते हैं कि नेबुला उन्हें जील बूबी और वैम्पायर्स को हराने का प्लान बताए। विजडम को पूरा यकीन था कि इतनी बड़ी कीमत मांगने वाला आदमी बिना स्ट्रैटेजी के नहीं होगा। लेकिन नेबुला सबको चौंकाते हुए कैजुअली कह देता है कि उनका अंदाजा गलत है, क्योंकि वो अपना प्लान पहले ही एग्जीक्यूट कर चुका है। इसके बाद नेबुला की स्क्रीन पर एक अनजान निक्स दिखाई देती है और अगर वही वैम्पायर्स की लॉर्ड और जोलबूबी की सबसे वफादार फॉलोअर निकले तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। सीन अचानक एक फ्लैशबैक में चला जाता है। हम जूमिन को आग की लपटों में घिरा हुआ देखते हैं। उस तबाही के बीच एक अकेली औरत जिंदा बच निकलती है और वही औरत अब उसी निक्स जैसी लगती है जिसे हमने अभी देखा था। ये सब नल ट्राइब के अचानक हमले की वजह से हुआ था। उस हमले में गुमन ट्राइब की चीफेस, उसकी मां, मार दी गई थी। उसकी मां आखिरी सांस तक लड़ी, अपनी जान झोंक दी, लेकिन अंत में गिर पड़ी। इस तबाही के बाद इनविजिबल रूट गॉड ने किसी और परिवार से नई चीफ चुन ली और यहीं से पुराने ब्लड लाइन का पतन शुरू हुआ। नई चीफ ने पुराने रूलिंग फैमिली के बचे खुचे लोगों का बेरहमी से शिकार शुरू कर दिया ताकि पुरानी ताकत को पूरी तरह मिटाया जा सके। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि अपने गॉड के प्रति वफादार रहने का यही अंजाम निकलेगा। वो खुद से पूछने लगी कि उनके गॉड ने उन्हें क्यों छोड़ दिया। इनविजिबल रूट गॉड ने उसे एक छोटा सा मिरेकल तक क्यों नहीं दिया। उसके मन में सवालों का सैलाब उठने लगा। क्या वो सब शुरू से ही डिस्पोजेबल मोहरे थे? टूट चुकी हालत में वो इनविजिबल रूट गॉड से गिड़गिड़ाकर अपनी प्रार्थनाओं का जवाब मांगती है, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ खामोशी में डूब कर रह जाती है। और तभी उसके सामने एक अंधेरी और रहस्यमयी सत्ता प्रकट होती है। वो सन्न रह जाती है, उस आकृति को घूरते हुए सोचती है, क्या ये गॉड उसे मारने आया है? लेकिन अब उसके पास खोने को कुछ भी नहीं था। जो होना है हो जाए। आखिरी बची ताकत जुटाकर वो उस सत्ता से बस एक घूंट पानी मांगती है। वो सत्ता उसके पैरों के पास खून से भरी एक थैली और सड़ा हुआ मांस फेंक देती है, लेकिन उसकी आंखों में वही गंदी चीजें, मीठे ठंडे पानी और ताजी रोटी जैसी लगने लगती हैं। वो उस सत्ता को बार बार धन्यवाद देने लगती है। आंसुओं से भीगी आंखों से वो रोटी का एक टुकड़ा तोड़ती है। सड़ा मांस खाने और खून पीने के बाद वो पूरी तरह खुद को उस सत्ता के हवाले कर देती है। वो वादा करती है कि उसके लिए कुछ भी करेगी। उसी पल वो सत्ता उसे एक तलवार थमा देती है। जैसे ही वो तलवार पकड़ती है, उसका हाथ अपने आप हिलने लगता है और पल भर में तलवार उसकी ही तरफ तनी होती है। डर और बेबसी में वो उस सत्ता से उसे बचाने की भीख मांगती है और आखिरकार उसका हाथ रुक जाता है। उस सत्ता की दिखाई गई झूठी दरियादिली ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। वो उसे अपना नया गॉड मान लेती है। जो भी वो चाहेगा उसकी सेवा करने की कसम खाती है और उसे नाम देती है ब्लड एंड रॉटन मीट गॉड। एक सिस्टम नोटिफिकेशन चमक उठता है जो बताता है कि ब्लड एंड रॉटन मीट गॉड ने चीफ शेवन को चुन लिया है और इसी पल पहला वैम्पायर जन्म लेता है। सीन वापस नेबुला पर लौटता है, जो वैम्पायर्स की डरावनी रफ्तार से हो रही ग्रोथ को देख रहा है। सिर्फ 6 महीनों में उनकी पॉपुलेशन उछलकर 6000 तक पहुंच जाती है और 1 साल से भी कम समय में वैम्पायर फोर्सेस 4000 तक मजबूत हो चुकी थीं। इसी ताकत के साथ उन्होंने हमला किया और गुमेन की कैपिटल पर कब्जा कर लिया। एआर, जो प्लेयर्स में से एक थी, डिसेंट के दौरान मारी गई और उसके साथ उसकी क्रिएशन भी खत्म हो गई। अब उसका लेवल शायद सीधे 4 तक गिर चुका होगा। अगर उसी वक्त, जब वैम्पायर फोर्स अभी छोटी थी, किसी ने एआर की मदद की होती और उन्हें मिटा दिया होता तो यह सब कभी नहीं होता। लेकिन किसी भी प्लेयर ने उसकी मदद नहीं की और आज नतीजा सबके सामने है। वैम्पायर नेशन की नींव पड़ चुकी थी।
इस नेशन का नाम था बेका व्याटफांग और वैम्पायर्स का लीडर खुद को वैम्पायर किंग कहता था। उसके जनरल्स ज़्यादातर वही लोग थे जिन्हें दूसरी सिविलाइजेशंस ने ठुकरा दिया था। उनका आखिरी मकसद था उन गॉड्स से बदला लेना जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया। नेबुला वादा करता है कि वो बताएगा कि इन वैम्पायर्स को हराया कैसे जा सकता है। सवाल बस ये है, क्या अब कोई उन्हें संभाल भी पाएगा? क्योंकि वैम्पायर्स की 3 कमजोरियां होती हैं। लेकिन क्रैम्पस बीच में ही उसे रोक देता है क्योंकि ये सुनकर वो चौंक जाता है। उसे तो लगता था कि उनकी सिर्फ 2 वीकनेसेस हैं। नेबुला उससे कहता है कि पहले वो 2 बताए, फिर देखा जाएगा कि वो सही है या नहीं। क्रैम्पस कहता है कि सब जानते हैं वैम्पायर्स धूप में नहीं रह सकते और सिल्वर से कमजोर होते हैं। तीसरी वीकनेस उसके हिसाब से ये होगी कि हर नई जनरेशन के साथ वो और कमजोर हो जाते हैं। लेकिन नेबुला उसे तुरंत सुधारता है। वो कहता है कि ये असल में वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है। बात यह है, हाई लेवल वैम्पायर्स की फिजिकल एबिलिटीज बेहद खतरनाक होती हैं, लेकिन वो अब भी सनलाइट और सिल्वर से कमजोर रहते हैं। जैसे जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ती हैं उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ घटती जाती है, लेकिन उसी के साथ सनलाइट और सिल्वर का असर भी उन पर कम होता जाता है। विजडम फिर उस प्लान के बारे में पूछता है जिसका जिक्र नेबुला कर रहा था। उसके स्काउट्स के मुताबिक वैम्पायर्स ने अब तक कोई साफ मूवमेंट शुरू नहीं की है, लेकिन नेबुला साफ कर देता है कि बेका पहले ही मूव कर चुका है। कंफ्यूजन से बचने के लिए वो ये भी जोड़ता है कि बेका वैम्पायर सिविलाइजेशन का नाम है। फिर नेबुला आखिरकार बताता है कि वैम्पायर होना ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यही वो तीसरी वीकनेस है जिसकी वो बात कर रहा था। क्रैम्पस और साफ समझने के लिए पूछता है। नेबुला पिछले कुछ दिनों के बेका फोर्सेस के मूवमेंट दिखाता है। उनके पास 4000 की सेना है जो 1000 से 1000 के 4 ग्रुप्स में बंटकर कॉन्टिनेंट के बीच से चारों दिशाओं में फैल चुकी है। देखने में लगता है कि इन्हें हराना आसान होगा, लेकिन असल बैलेंस ये है कि हर नेशन की सेना भी करीब 1000 की ही है, यानी ताकत लगभग बराबर है। रुंडा चारों मैप्स देखकर कहती है कि सब एक जैसे लग रहे हैं। नेबुला समझाता है कि ये अलग अलग दिनों के मैप्स हैं, मतलब आर्मीज ने जरा भी मूवमेंट नहीं की। रुंडा कहती है कि शायद वो बस रीऑर्गेनाइज कर रहे हों, लेकिन नेबुला इससे सहमत नहीं होता। चारों आर्मीज को एक साथ रोकना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। उसके मुताबिक इसके पीछे कोई और वजह है, और वही वजह वैम्पायर्स की तीसरी वीकनेस से जुड़ी है। विजडम आखिरकार पूछता है कि वो तीसरी वीकनेस आखिर है क्या। नेबुला याद दिलाता है कि शुरुआत में सबने वैम्पायर्स को जॉम्बीज जैसा समझ लिया था, लेकिन असली फर्क ये है कि वैम्पायर्स के पास इंटेलिजेंस होती है। जॉम्बीज बस बीमारी से संक्रमित बॉडीज होती हैं, उनका कोई इंडिविजुअल बिहेवियर नहीं होता। लेकिन वैम्पायर्स अलग होते हैं। वैम्पायर्स में रैंक्स होते हैं। कई बार लोगों को ज़बरदस्ती वैम्पायर बना दिया जाता है। लो लेवल वैम्पायर्स मीडियोकर लेवल के अधीन रहते हैं और मीडियोकर लेवल हाई लेवल वैम्पायर्स के। लेकिन जैसे जैसे रैंक्स नीचे जाती हैं ये अधीनता कमज़ोर पड़ने लगती है। रुंडा को बात पूरी तरह समझ नहीं आती, तो विजडम बीच में आसान शब्दों में समझाता है। वो कहता है कि नेबुला का मतलब ये है कि लो लेवल वैम्पायर्स में वो पर्पस और लॉयल्टी नहीं होती जो ऊपर के रैंक्स में होती है। नेबुला आगे साफ करता है कि वैम्पायर्स की यूनिटी असल में मजबूरी पर टिकी है। शुरुआत में उन्हें दूसरों को मारना पड़ता था ताकि वो उन्हें ओबे कराए या बस जिंदा रह सकें। उसी प्रोसेस में खुद वैम्पायर्स भी मारे जाते थे, इसलिए सुरक्षा के लिए उन्हें एक दूसरे से चिपक कर रहना पड़ा और कमजोर ताकतवर के पीछे चलने लगे। लेकिन जैसे ही वैम्पायर नेशन बेको की नींव रखी गई, पूरा माहौल पलट गया। अब जिंदा रहने के लिए किसी को मारना जरूरी नहीं था। सच कहें तो वैम्पायर्स के पास लड़ने की कोई ठोस वजह ही नहीं बची थी। बस ऊपर वालों के लिए एक हल्की सी ओबीडियंस रह गई थी, और वो भी अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। कुछ जनरल्स बेवजह का भारी लॉस उठाना नहीं चाहते थे। भूख मिट चुकी थी, जरूरतें पूरी हो चुकी थीं, और अब सोच सर्वाइवल से आगे निकल चुकी थी। अब बात प्लानिंग की थी, स्ट्रैटेजी की और इंतजार की कि आखिर पहला कदम कौन उठाएगा। कुछ देर बाद हम वैम्पायर जनरल्स में से एक जनरल जुनौर को उसके क्वार्टर्स में बैठे देखते हैं। वो साफ तौर पर फ्रस्ट्रेटेड है। दिमाग में बस एक ही सवाल, मौका निकलने से पहले पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा कैसे किया जाए। उसे समझ नहीं आ रहा कि बाकी जनरल्स अब तक कोई मूव क्यों नहीं कर रहे। तबीयत अचानक दरवाजे से एक अजीब सी चरमराहट सुनाई देती है। कोई बाहर खड़ा है और एक मिरर से सीधी धूप उसकी तरफ मोड़ रहा है। जैसे ही सनलाइट उसकी स्किन को छूती है, जलन शुरू हो जाती है। बिना एक पल गंवाए यूनिट जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ डैगर उछालता है। ब्लेड सीधे उस रहस्यमयी औरत की आंखों के बीच जा धंसती है। वो वहीं ढेर हो जाती है।
बाद में पता चलता है कि उसने जानबूझकर मिरर से धूप अंदर डाली थी, क्योंकि वो जानती थी सनलाइट वैम्पायर की वीकनेस है। तब यूनार का सर्वेंट अंदर आता है और नींद डिस्टर्ब होने के लिए माफी मांगता है। वो बताता है कि उनका एक फीड भाग गया था और पूरा हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन जूनर शांति से कहता है कि वो औरत उसके सोने से पहले ही अंदर आ चुकी थी। सर्वेंट हैरान होकर पूछता है कि फिर वो अब तक सोया क्यों नहीं। यूनर जवाब देता है कि उसका दिमाग अभी भी यही समझने में अटका है कि बाकी जनरल सोच क्या रहे हैं। फिर वो सर्वेंट से पूछता है, क्या उसके पास कोई आइडिया है? सर्वेंट कहता है कि वजह सिंपल है, हर कोई ब्लड एंड रॉटन मीट गॉड को नहीं मानता। जूनर ये बात पहले से जानता था, खासकर इसलिए क्योंकि सटीरोस लाइफ प्रूविंग गॉड को फॉलो करते हैं। सर्वेंट आगे बताता है कि कुछ वैम्पायर्स भी उसी गॉड के फॉलोअर हैं। ये सुनते ही जूनर चौंक जाता है। वो पूछता है, ये मुमकिन कैसे है? उसे उन गॉड्स से नफरत है जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया। उसके लिए तो सिर्फ ब्लड एंड रॉटन मीट गॉड ही था जिसने उन्हें अपनाया। इसलिए कुछ वैम्पायर्स का अपने गॉड को न मानना उसे बिल्कुल बेकार लगता है। लंबा लबादा पहने वो शख्स समझाता है कि हर कोई अपनी मर्जी से वैम्पायर नहीं बना था। ये सच है कि वैम्पायर किंग शाविन ने अपने जनरल्स को सोच समझकर वैम्पायर बनाया था। लेकिन जब उन्हीं जनरल्स ने आगे दूसरों को बदला तो शायद वही सावधानी नहीं बरती। मुमकिन है कुछ जनरल्स अब पहले जैसा नहीं सोचते। शायद इसी वजह से कुछ लोग आगे बढ़ने से रुक गए हैं। जूनर जोर देकर कहता है कि उन्हें यह समझना ही होगा, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्हें उसी की सेवा करनी होगी जिसने उन्हें अमर बनाया, उस दांत के मालिक की जिसने उन्हें काटा था। लेकिन सर्वेंट इसका विरोध करता है। वो कहता है, जिसने तुम्हें वैम्पायर बनाया उससे प्यार करना जरूरी नहीं कि उसकी हर बात मानो। बेका बनने के बाद हर जनरल को बेहतर जमीन के लिए दूसरों से लड़ना पड़ा। सर्वेंट समझाता है कि यही वजह है कि अब कोई भी पहला हमला नहीं करना चाहता। सब हैवी लॉस से बचना चाहते हैं और अपनी ताकत संभाल कर रख रहे हैं। जूनर आखिरकार सर्वेंट की बात मान लेता है। वो आदेश देता है कि जैसे ही सूरज डूबे सारे सोल्जर्स को मार्च के लिए तैयार कर दिया जाए। वो वैम्पायर किंग शाविन को दिखाना चाहता है कि कम से कम एक जनरल ऐसा है जो बाकियों से अलग सोचता है। इसी बीच नेबुला सबको खबर देता है कि वैम्पायर आर्मीज में से एक बहुत जल्द मूव करने वाली है। वजह साफ है, उनमें से एक जनरल जरूरत से ज्यादा लॉयल और ओबीडियंट लग रहा है। क्रैम्पस इशारा करता है कि अगर वो दोबारा मार्च करने लगे तो उनकी वीकनेस शायद काम ना आए। विजडम शांति से समझाता है कि बस उनके एक्शंस के प्रिंसिपल्स समझ लेने होंगे। अगर उनकी मूवमेंट प्रेडिक्टेबल रही तो मिरेकल्स से उन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है और थोड़ा वक्त भी खरीदा जा सकता है। सिर्फ वैम्पायर सप्लाई लाइंस को डिले करके भी उनकी आर्मीज को तोड़ा जा सकता है। ज्यादा कंट्रोल मिलने का मतलब ज्यादा ऑप्शंस। क्रम्पस तंज कसते हुए स्टारहेड को उसकी लंबी एक्सप्लेनेशन के लिए थैंक्स कह देता है। लेकिन विजडम झुंझलाकर तुरंत पलटकर कहता है, ये कोई स्टार नहीं है। नेबुला पूछ बैठता है, तो फिर ये है क्या? विजडम पूरे गर्व के साथ बताता है कि यह केपलर पॉइंट पॉलीहिड्रा का महान डोडेकाहेड्रन है। इतना लंबा और अजीब नाम सुनकर कुछ सेकंड तक सब बिल्कुल चुप हो जाते हैं और हैरानी की बात, कोई हंसता तक नहीं। ऊपर से नेबुला कह देता है कि वो इसे याद रखेगा। साथ ही पहले उसका टाइटल गलत बोलने के लिए माफी भी मांग लेता है। विजडम फिर पूछता है, तो क्या नेबुला वैम्पायर्स की आर्मी तोड़ने के लिए सोशल डिवीजन क्रिएट करने वाला है? विजडम की उम्मीद के उलट नेबुला कहता है कि उन्हें तोड़ना काम तो करेगा, लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा और नुकसान हर तरफ फैलेगा। इसलिए वो उलटा करेगा, उन्हें फिर से एक साथ लाएगा। मास्क्ड फिगर सवाल करता है, लेकिन वो उन्हें एकजुट कैसे करेगा? नेबुला समझाता है कि वैम्पायर्स को डुबोने वाली चीज उनका कॉन्फिडेंस है। उन्हें पूरा भरोसा है कि वो सबको हरा सकते हैं, इसलिए वो चारों दिशाओं में फैल चुके हैं और इसी कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए वो एक जबरदस्त वॉर करने वाला है। ऐसा वॉर जिस पर सबकी नजर टिक जाए। सीन फिर यूएन एयर की तरफ शिफ्ट होता है, जहां उसका सर्वेंट घुसते ही खबर देता है दुश्मन की सेना आगे बढ़ रही है। जूनर तुरंत पूछता है, क्या हमलावर सटीरोस हैं? सर्वेंट सिर हिलाकर कहता है, नहीं, ये होचरिन के लिजर्डमैन है। अब पर्सपेक्टिव हमारी पार्टी पर चला जाता है। कोकाट्रीसिस पर अनगिनत समय तक सवारी करने के बाद आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। रकराक जोश में जेल से पूछता है, क्या उसने कभी टटार का नाम सुना है? एक लेजेंडरी वॉरियर जिसने अकेले 10 ट्रोल्स को मार गिराया था। अफवाह है कि टटार अब सदर्न आर्किपेलागोस में काम कर रहा है और ऊंचे ओहदे तक पहुंच चुका है। सोचते हुए रकराक मानता है कि चाहे वो कितनी भी ट्रेनिंग कर ले, उससे ज्यादा ताकतवर वॉरियर्स अब भी मौजूद हैं।
उसे शायद ही कभी अपनी पूरी ताकत दिखाने का मौका मिलता है। लेकिन अब दूर खड़े ट्रोल्स को देखकर वो मुस्कुराता है और कहता है, अब वक्त आ गया है कड़ी मेहनत करने का और टाटार की फेम छीनने की कोशिश करने का। जेल अपने लीडर को देखकर हल्की मुस्कान देता है और कहता है कि रक रक पहले से ही एक शानदार जनरल और एलीट वॉरियर है। उसके लेवल के इंसान के लिए टटार जैसी फेम कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन रक रक उसे टोकता है, एलीट वॉरियर बनने के लिए थोड़ा ग्रीडी होना जरूरी है। इतना कहते ही हमारा लिजर्ड गाय चारों तरफ कत्लेआम मचाना शुरू कर देता है। उसी पल जुवेनर ब्लड एंड रॉटन मीट गॉड का नाम लेकर पागल सांड की तरह चार्ज करता है। लेकिन आखिर में उस बदनसीब का सिर धड़ से अलग हो जाता है। अब तक राक राक कुल 9 ट्रोल्स मार चुका है। जेले मजाकिया मुस्कान के साथ कहता है, हाईएस्ट ट्रोल किल्स का टाइटल लेने के लिए रकरक अब भी एक ट्रोल पीछे है। रकरक सफाई देता है कि उसका हिस्सा इसलिए कम रह गया क्योंकि उसकी बात सुनते ही सब जोश में पागल हो गए। फिर वो याद दिलाता है कि आखिरी ट्रोल जो उसने मारा था वो एक जनरल था, तो कम से कम 2 के बराबर तो होना चाहिए। लेकिन जेल झख्म पर नमक छिड़कते हुए कह देता है, सिर तो एक ही है, 2 कैसे गिने जाए। फिर भी राक राक याद दिलाता है कि वो ट्रोल्स थे ही नहीं, वो वैम्पायर्स थे। खैर, पूरा शहर साफ करने के बाद हमारी पार्टी कैंप को दोबारा ऑर्गेनाइज करती है और इक्विपमेंट चेक करती है ताकि अंदर की तरफ आगे बढ़ा जा सके। सीन अब वैम्पायर किंग के रेजिडेंस में बदल जाता है, जहां चिविन ये सुनकर भड़क उठता है कि जनरल जुनोर 400 सोल्जर्स के साथ मारा गया, जबकि सामने वाले दुश्मन सिर्फ करीब 300 थे और वो ह्यूक्रिन की कॉकाटू कैवलरी वॉरियर्स थे। ये सुनकर वो औरत सन्न रह जाती है। सिर्फ 300 वॉरियर्स और 400 वैम्पायर्स खत्म। एक चालाक सा आदमी, जिसका नाम कोई ठीक से नहीं जानता, समझाने लगता है कि वो कॉकाटू कैवलरी से थे और उन्होंने तब हमला किया जब बाकी सब तैनात थे। लेकिन वो औरत उसे बीच में ही चुप करा देती है। वो मानती है कि ये सैनिक अपने आप में काफी स्ट्रांग है, लेकिन इतनी तेजी से हमला करने के लिए उन्होंने अपनी सप्लाईज जरूर कम की होंगी। मतलब अब उन्हें रास्ते में ही रिसोर्सेज जुटाने पर डिपेंड करना पड़ेगा, और ये फैक्ट कि वो किसी और नेशन की बॉर्डर से होकर आए हैं सीधा इशारा करता है कि ह्यूक्रेन और डानियम बाकी नेशंस के साथ मिलकर अलायंस बना चुके हैं। वो टेबल पर फैले मैप के सामने बैठ जाती है और सोचने लगती है, आखिर ह्यूक्रेन की ट्रूप्स को सटोरो से सप्लाईज कैसे मिल रही हैं, जबकि वो यहाँ बीक्यूए में टेरिटरी लेते जा रहे हैं। भले ही ये जमीन आखिरकार उनकी होने वाली नहीं है, या कम से कम उसे तो यही लगता है। ज्यादातर वैम्पायर सोल्जर्स अलग अलग यूनिट्स में फैले हुए हैं। विलेज की सिक्योरिटी के लिए बस कुछ ही बचे हैं। दुश्मन को रोकने का कोई इफेक्टिव तरीका दिख नहीं रहा। ऊपर से हालत और बिगाड़ने वाली बात यह है कि बचे हुए 3 जनरल्स अब भी मूव करने से कतरा रहे हैं। अब उसके सामने बस 2 चॉइसेस हैं, या तो यूनर के बचे हुए 600 बिखरे सोल्जर्स को 300 लिजर्डमैन को रोकने भेज दें, या फिर उन्हीं 600 को सीधे 300 लिजर्डमैन के सामने उतार दें, या फिर तीसरा रास्ता, अपनी पूरी करंट फोर्स यानी 3600 सोल्जर्स को लेकर ह्यूक्रेन की मेनलैंड पर सीधा हमला कर दे। पहला ऑप्शन पूरी तरह बेकार नहीं है, क्योंकि गॉड ऑफ ब्लड एंड रॉटन मीट उनका साथ देगा। लेकिन एनिमी कैवलरी सीधे भिड़ने से बचते हुए टेरिटरी पर कब्जा करती ही रहेगी। दूसरी तरफ ह्यूक्रेन पर हमला करना एक खतरनाक गैम्बल है। यहाँ की सिचुएशन सिक्योर किए बिना आर्मी को बाहर भेजना सीधा डिजास्टर बन सकता है। वो अकेले फैसला नहीं ले पा रही, समझ नहीं आ रहा सही क्या है। तभी उसकी नजर बाहर चांद पर जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो देखती है कि चांद लाल हो चुका है। बिना एक पल गंवाए वो अपने सर्वेंट को सभी जनरल्स और सोल्जर्स को इकट्ठा करने का हुक्म देती है, क्योंकि अब वो ईस्ट की तरफ मार्च करने वाली है और पूरी फोर्स ह्यूक्रेन की लैंड पर हमला करेगी। अब हम वापस प्लेयर्स की तरफ आते हैं, जहां विजडम नेबुला की चाल को मान लेता है। वो सच में दुश्मनों को एक साथ लाने में कामयाब रहा। वो पूछता है, क्या वो पिंसर अटैक करने वाले हैं? नेबुला कहता है, आइडिया अच्छा है, लेकिन सवाल ये है, क्या किसी के पास उतनी फोर्सेस हैं भी? वो याद दिलाता है कि कैपिटल गिरते वक्त एआर की निक्सन फोर्सेस लगभग खत्म हो चुकी थीं और रुंडा के लेनर्स भी बहुत बुरी हालत में हैं। हाँ, बाकी 3 फैक्शंस की कंडीशन बेहतर जरूर है। मास्क्ड मैन मानता है कि उसकी फोर्सेस ठीक हालत में हैं और वो सपोर्ट देने को तैयार है, लेकिन नेबुला साफ कर देता है कि उसकी फोर्सेस बहुत दूर हैं, टाइमिंग मैच नहीं हो पाएगी। अब रियलिस्टिकली सिर्फ विजडम और क्रैम्पस ही बचते हैं। विजडम 300 सोल्जर्स भेजने को तैयार हो जाता है
और क्रैम्पस करीब 500 देने पर राजी हो जाता है। नेबुला इसे एक्सेप्ट करता है और कहता है इतना काफ़ी होगा। फिर वो अंदाज़ा लगाता है कि अगर वैम्पायर्स ह्यूट्रिन पर हमला करेंगे तो या तो उन्हें वाइल्ड्स पार करने होंगे या ऑटोमेशन कैसल की तरफ जाने वाले रास्ते में मौजूद माउंटेन फोर्ट्रेस पर धावा बोलना पड़ेगा। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वैम्पायर्स ऑलमोस्ट श्योरली दूसरा रास्ता ही चुनेंगे। वाइल्ड्स में सनलाइट से बचना मुश्किल है, लेकिन माउंटेन पाथ्स पर उन्हें शैडो मिल जाएगा और रास्ते में विलेजेस पर हमला करके वो अपना ब्लड सप्लाई भी भर सकते हैं। नेबुला प्लान बनाता है कि वो वैम्पायर्स को पीछे से चेस करेगा अपनी 3000 कैवलरी के साथ, और विजडम व क्रैम्पस की फोर्सेस को मिलाकर, लेकिन थोड़ी दूरी बनाए रखेगा ताकि ज्यादा पास न जाना पड़े। विजडम इस प्लान से सहमत हो जाता है, लेकिन वो चिंता जताता है कि अगर वो वैम्पायर्स के पीछे बेका के रियर स्काउट से भी ज्यादा पीछे रह गए तो क्या ह्यूट्रिन का माउंटेन फोर्ट्रेस अकेले 3000 से ज्यादा सोल्जर्स का हमला झेल पाएगा। नेबुला हल्की सी स्मग स्माइल देता है और पूछता है उसे क्यों लगता है कि यूक्रेन इसे संभाल नहीं पाएगा। नेबुला के कॉन्फिडेंस को देखकर विजडम अब पूरी तरह श्योर हो जाता है कि सब ठीक रहेगा। वो तय करता है कि बाकी लोगों को अपनी फोर्सेस में मौजूद वैम्पायरस को सप्रेस करने पर ध्यान देना होगा और जॉन वैन को उन्हीं फोर्सेस के सहारे एआर की टेरिटरी वापस लेनी पड़ेगी। उसे पूरा भरोसा है कि वो उनकी फेथ वैल्यू को काफी हद तक कम कर पाएंगे और फ्रंट लाइंस पर वैम्पायर्स की संख्या घटाकर बड़ा असर डाल सकते हैं। लेकिन एक बात उसे खटक रही है, जिल वुबी ने अपनी फेथ रिसोर्सेज का लगभग इस्तेमाल ही नहीं किया है, सिवाय कैपिटल कैप्चर के वक्त डिसेंड करने के। उसके बाद से कुछ नहीं। फिलहाल तीसरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा टेरिटरी बेका के पास है और उनके पास रेगुलर वैम्पायर सोल्जर्स की भारी गिनती है। अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, ये मानकर कि वैम्पायर एक ओवरपावर्ड स्पीशीज है, लेकिन असल बात यह है कि वो प्लेयर्स के तौर पर भी काफ़ी स्किल्ड है। इस सब को जोड़कर देखते हुए नेबुला के दिमाग में एक डरावनी पॉसिबिलिटी आती है। जिल वूबी का करंट डिविनिटी लेवल शायद पहले ही काफ़ी ऊपर जा चुका है। अगर वो मैक्सिमम पॉसिबल लेवल कैलकुलेट करे तो मुमकिन है वो लेवल 17 पर पहुंच चुका हो, और अगर ऐसा है तो लेवल 16 पर मिलने वाला डिग्निटी स्किल एक सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है। फिर भी नेबुला को पूरा भरोसा है कि चाहे चैलेंज कितना भी टफ क्यों ना हो, आगे बढ़ने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सीन अब ह्यूट्रिन की तरफ शिफ्ट होता है, जहां वैम्पायर किंग शेवन गुस्से में दांत भींचे खड़ी है। उसके सामने का रास्ता जानलेवा है, सीधी तेज चढ़ाई, बेहद स्टीप, और कास्टल तक पहुंचने से पहले सनलाइट से छिपने की एक भी जगह नहीं। वो सोचती है क्या इस नाइटमेयर को पार करने का कोई तरीका है भी। उसका असिस्टेंट हिचकिचाते हुए कहता है कि शायद बिग वीजल्स एक ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी नहीं कि कुछ फर्क पड़े। तब शेवन उसे आदेश देती है कि लिनार्स और ट्रोल्स को कासल की दीवारों की तरफ बढ़ाया जाए और उनके हाथों में बड़े हैमरस पकड़ा दिए जाए ताकि डिफेंस तोड़े जा सकें। असिस्टेंट साफ तौर पर अनईजी है। वो याद दिलाता है कि इससे भारी कैजुअल्टीज होंगी, लेकिन वैम्पायर किंग ठंडे लहजे में कहती है गिरे हुए बॉडीज से ही तो स्टीप स्लोप आसान बनेगी। उसी पल उसके दिमाग में एक और ज्यादा खतरनाक प्लान जन्म लेता है। अगर सीढ़ियां और डेड बॉडीज से ही बनानी है तो जरूरी नहीं कि वो वैम्पायर बॉडीज हों। असिस्टेंट तुरंत उसकी बात समझ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि वो स्लेव्स को डिस्ट्रैक्शन की तरह भी इस्तेमाल करना चाहती है और साथ ही उनकी सप्लाईज भी काट देना चाहती है। वो आगे बताती है कि उसने स्लेव्स को लेकर रूमर्स सुने हैं कि सभी गॉड्स ने उन्हें छोड़ दिया है सिवाय एक के, एक ऐसा गॉड जिसने अब तक उनसे मुंह नहीं मोड़ा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वैम्पायर्स जबरदस्ती सारे स्लेव्स को आगे धकेल रहे हैं और चिल्लाकर आदेश दे रहे हैं सबसे आगे मार्च करो। टेंट के अंदर कई दूसरे स्लेव्स डर के मारे सिमटे हुए हैं। उन्हें पता है अगला नंबर उन्हीं का है। वो ह्यूमन लड़का कड़वाहट से सोचता है आखिर में वो वैम्पायर्स के लिए सिर्फ स्लेव्स थे और फूड। जिन गॉड्स पर उसने कभी भरोसा किया था उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो उनका गॉड उन्हें यूं बेसहारा नहीं छोड़ता। ब्लड एंड रॉटन मीट गॉड उन प्रेयर्स को एक्सेप्ट नहीं करता जो स्लेव्स बनाकर लाए गए हों। लेकिन इसी बीच रूमर्स फैलने लगते हैं कि ह्यूचरिन के लिजर्ड मैन वैम्पायर टेरिटोरी में जबरदस्त पलटवार कर रहे हैं। ये रूमर स्लेव्स के दिल में होप की एक छोटी सी चिंगारी जगा देता है। ब्लू इंसेक्ट गॉड, वो अननोन गॉड जिस पर अब वो भरोसा करने लगे हैं, अब उनके लिए आखिरी सहारा बन चुका है, उनकी फाइनल होप। वक्त आ चुका है, बचे हुए स्लेव्स को बाहर आने का आदेश दिया जाता है। जहां अलग अलग स्पीशीज के लोग डर से कांप रहे हैं, वहीं वो ह्यूमन लड़का खड़ा हो जाता है। उसे पता है
होप पकड़े रहना शायद बेकार है, लेकिन ब्लू इंसेक्ट गॉड ही अब उनके पास आखिरी चीज बची है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसकी नज़र रास्ते के किनारे पड़े बॉडीज के ढेर पर जाती है, जो अब एक डरावनी लैडर बन चुके हैं। उसे साफ समझ आ जाता है अगला हिस्सा उसी लैडर का वो खुद बनने वाला है। वैम्पायर सोल्जर्स चिल्लाते हुए ऑर्डर्स देते हैं और उनका खौफनाक मिशन बताते हैं। स्लेव्स को लार्जमैन के कैसल डोर्स की तरफ दौड़ना है। अगर लार्जमैन उन्हें बचाना चाहते हैं तो गेट्स खोलने ही पड़ेंगे। भीड़ दहशत में पीछे हटती है, लेकिन उन्हें धकेल धकेल कर आगे मार्च करने पर मजबूर किया जाता है। आगे कासल तक जाता खतरनाक रास्ता साफ दिख रहा है, जिसमें 3 मोड़ हैं। दूसरा मोड़ जिसे आज तक कोई पार नहीं कर पाया। वैम्पायर कमांडर काउंटडाउन शुरू करता है। जैसे ही वो 5 पर पहुंचता है, ऑर्डर दे दिया जाता है। सबको कासल की तरफ चार्ज करना होगा। लड़के के पास कोई ऑप्शन नहीं है। काउंटडाउन चल रहा है और अगर वो नहीं दौड़ा तो यहीं काट दिया जाएगा। जैसे ही वो स्प्रिंट करता है, एक और स्लेव का सिर वैम्पायर्स काट देते हैं और बाकी सब भी वही फेट झेलने से बचने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लड़का पूरी ताकत से दौड़ता है, लेकिन तभी एक एरो उसकी तरफ उड़ता है। नहीं, सिर्फ एक नहीं, पूरा बरग तब, जो सबको छलनी करने आ रहा है। वैम्पायर किंग का प्लान बिल्कुल साफ है। स्लेव्स के दिल में बची आखिरी होप को भी कुचल देना। ऐसा करके वो अपनी ट्रूप्स का मोरल भी बढ़ा सकती है और खर्च भी कम कर सकती है। एक ही वार में 2 फायदे। उसका असिस्टेंट पूछता है, अगर लिजार्ड मैन सच में गेट्स खोल दें और स्लेव्स को एक्सेप्ट कर लें तो? लेकिन वैम्पायर किंग शेवन ठंडे स्वर में कहती है, क्या उसे दिख नहीं रहा कि वो उन पर एरोज बरसा रहे हैं? उसका मानना है कि जब तक लिजर्ड मैन का कमांडर पूरी तरह पागल ना हो गया हो, कास्टल के डोर्स खुलने का कोई चांस नहीं है। और अगर वे सच में सेवियर बनने का नाटक करते हुए डोर्स खोल भी दें, तो वो भी उसी के फायदे में जाएगा। तब वह सीधा हमला कर सकती है। उसके हिसाब से गॉड्स पहले ही स्लेव्स को छोड़ चुके हैं। जो लोग अब भी गॉड्स पर भरोसा करते हैं, वो भी गॉड्स की नज़र में बस टूल्स हैं। ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल किए, काम खत्म तो फेंक दिए। उसके लिए सिर्फ ब्लड एंड रॉटन मीट, गॉड ही सच्चा सेवियर है। और जो उस पर भरोसा नहीं करते, वही अबैंडन्ड है। वो यहां सबको ये साबित करके दिखाना चाहती है। इधर वो लड़का पूरी ताकत से दौड़ रहा है। हैरानी की बात यह कि एक भी एरो उसे नहीं लगती। वो इधर उधर नजर डालता है और समझ जाता है कि आसपास कोई बॉडी नहीं है, मतलब वो सबसे आगे निकल चुका है। लेकिन तभी वो रुक जाता है। वैम्पायर्स हैरानी से उसे देखते हैं। ये रुका क्यों? और लिजर्डमैन ने तीर चलाना क्यों रोक दिया? लड़के को पूरा यकीन है कि गेट्स खुलने वाले नहीं हैं। उधर दौड़ते रहना बेकार है। शुरू से साफ था, डोर्स खुलने का मतलब वैम्पायर्स को सीधा हमला करने का मौका देना। वैम्पायर्स उस पर चिल्लाते हैं, दौड़ता रहे, वरना पीछे से गोली मार दी जाएगी। लेकिन लड़का टस से मस नहीं होता। उसने मान लिया है, अंत तक पहुंचे या ना पहुंचे, मरना तो तय है। जब गॉड्स ने उन्हें छोड़ ही दिया है, तो इस तरह भागते रहने का क्या मतलब? उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, दर्द और उदासी से भारी। वो खुद से पूछता है, उन्हें ऐसे वर्ल्ड में पैदा ही क्यों किया गया जहां गॉड्स ने उन्हें छोड़ दिया? लड़का जवाब की तलाश में तड़पते हुए अचानक नीली बटरफ्लाइज देखता है, जो हल्के हल्के उड़ती हुई सीन में दाखिल होती है। उनकी रहस्यमयी मौजूदगी उसे चौंका देती है। उसकी पुकार सुन ली गई है। फ्रंट गेट खुल जाता है। उधर लिजर्डमैन के नजरिए से दीवार के ऊपर खड़ा सोल्जर हैरान है। वैम्पायर्स उनकी तरफ और भी अनार्म्ड ट्रूप्स भेज रहे हैं, और लिजर्डमैन समझ नहीं पा रहे कि उनका इरादा आखिर है क्या। उनका कमांडर भी उलझन में है, लेकिन उसे अंदाजा है वैम्पायर्स स्लेव्स का इस्तेमाल पहाड़ी की स्लोप कम करने के लिए कर रहे हैं। तब एक जाना पहचाना स्वर पूछता है, क्या स्लेव्स का इस तरह इस्तेमाल सच में फायदेमंद है? कमांडर क्वेसल जवाब देता है कि वैम्पायर शायद एक्सेस फूड सप्लाईज फेंक कर जल्दी मामला खत्म करना चाहते हैं, जो अब काम का नहीं, उसे हटा रहे हैं। सीन में राक राक आता है और वो सोचता है कि इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। कमांडर क्वेजल आगे बताता है कि महान जनरल यू ने वैम्पायर्स के खिलाफ अनगिनत लड़ाइयां लड़ी हैं। इसलिए उसे पूरा भरोसा है कि लिजर्डमैन के वैम्पायर्स मारने की खबर दूर दूर तक फैलेगी। क्वीजल मानता है कि ज्यादा मुमकिन है वैम्पायर स्लेव्स का इस्तेमाल पब्लिक ओपिनियन को लिजर्डमैन के खिलाफ मोड़ने के लिए कर रहे हों। उन्हें पता है कि मेन कासल डोर नहीं खुलेगा, इसलिए वो स्लेव्स को दिखाना चाहते हैं कि उनके लिए कोई होप नहीं है, ताकि उन्हें कंट्रोल करना आसान हो जाए। वो मानता है कि वैम्पायर कमांडर उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्ट्रेटेजिक और वाइज है। लेकिन राक राक कहता है कि उसके पास एक अलग प्लान है और सोल्जर्स को इशारे से डोर खोलने का आदेश देता है। कमांडर ये सुनकर चौंक जाता है और अपने लीडर से पूछता है, क्या वो सच में स्लेव्स को बचाने का इरादा रखता है? वो चेतावनी देता है कि ये लोग स्लेव्स नहीं, वैम्पायर के छिपे हुए वेपन्स भी हो सकते हैं। राक राक साफ कहता है,
इसीलिए सावधानी रखेंगे। जरूरत पड़ी तो 2 बार शूट करेंगे। क्वीजल तर्क देता है कि डोर्स खोलने पर भी वे कुछ दर्जन लोगों से ज्यादा नहीं बचा पाएंगे, तो इतना बड़ा रिस्क बेकार है। रकराक बस हल्की सी चालाक मुस्कान देता है और पूछता है, क्या वो अपने लीडर के फैसले पर सवाल उठा रहा है? रकराक जानता है कि क्वेजल एक काबिल कमांडर है, लेकिन उसे ये भी याद है कि गेम्स में क्वेजल हर बार उससे हारता है। रकराक क्वेजल से कहता है, आंखें खोलकर देखो। क्वेजल नंबर्स और लॉजिक में तेज है, लेकिन बड़े पिक्चर को देखने वाली इमेजिनेशन उसमें नहीं है। जैसे ही नीली इथीरियल बटरफ्लाइज क्वीजल के आसपास मंडराती हैं, वो एक पल के लिए सन्न रह जाता है। रकराक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, उनके गॉड ने कास्टल डोर्स खोलने की परमिशन दे दी है। गेट्स चरमराते हुए खुलते हैं और वो स्लेव लड़का आखिरकार पैलेस के अंदर दाखिल हो जाता है। वो पूरी तरह थक चुका है और घुटनों के बल गिर पड़ता है। इसी बीच राक राक फ्रंट गेट पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है, वैम्पायर्स के खिलाफ सिल्वर का इस्तेमाल करो। वो सबको अलर्ट रहने को कहता है। घायल स्लेव्स को कवर करते हुए वैम्पायर्स को पीछे धकेलने का आदेश देता है। दीवार पर तैनात सोल्जर्स रिपोर्ट करते हैं, वंपायर कैवलरी आगे बढ़ रही है। गेट खुलते ही वो स्लेव्स के बीच तेजी से घुसने लगी है। जैसे ही स्लेव्स अंदर भागते हैं, लार्जमैन गेट पर पहरा देते हुए हर एक को ध्यान से चेक करते हैं ताकि कोई एनिमी स्निक करके अंदर ना जाए। रकरक आखिरी स्लेव को पकड़ता है और उसे जोर से धक्का देकर गेट के अंदर भेज देता है। उसी पल एक वैम्पायर राकराक की तरफ चार्ज करता है। राकराक तुरंत अपनी इलेक्ट्रिसिटी अनलीश करता है। एक जबरदस्त लाइटनिंग शॉक आसमान से गिरता है, इतनी ताकतवर कि उसकी चमक मीलों दूर तक दिख जाती है और सीधा वैम्पायर किंग का ध्यान खींच लेती है। उसका अटेंडेंट माफी मांगता है, कहता है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन गेट्स खोल देंगे। लेकिन लॉर्ड शेवन ठंडे लहजे में कहती है, उसने भी ऐसा नहीं सोचा था, मगर अब प्लान के हिसाब से आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अटैक शुरू करो। आदेश मिलते ही अटेंडेंट सोल्जर्स को इकट्ठा करने दौड़ पड़ता है। इधर शेवन अपने वैम्पायर आर्मी की सबसे बड़ी ताकत पर सोचती है। उनकी आर्मी अलग अलग स्पीशीज से बनी है। लेनर्स बेहद तेज हैं और ज्यादातर वेपन में माहिर, जबकि कोबल्ट्स छोटे और फुर्तीले हैं। एरोज से बचना उनके लिए आसान है। ट्रोल्स इतने मजबूत हैं कि कई अटैक्स झेल लेते हैं और निक्सन व सैटोरोस हर लिहाज से बैलेंस्ड फाइटर्स हैं। यही उसकी फोर्सेस का कोर है। हर स्पीशीज की ताकत को सही जगह इस्तेमाल करना ही उसकी जीत की स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा वे वैम्पायर्स हैं और थर्ड जनरेशन स्पेशलिटी की ताकत रखते हैं। निक्सन का कैप्टन इतना पावरफुल है कि कुछ ट्रोल्स की स्ट्रेंथ को टक्कर दे सकता है। सामने मौजूद ये हिल कास्टल करीब 2000 ट्रूप्स संभाल सकता है और वो पहले भी इतने ही सोल्जर्स के खिलाफ जीत चुकी है। लेकिन इस बार उसके पास 3400 सोल्जर्स हैं। उसके मन में कोई शक नहीं, वो जीतेगी। हारने का कोई चांस नहीं है। इसी दौरान हमारा लड़का ये सब स्क्रीन पर लाइव देख रहा है और वो उसे गलत साबित करने के लिए पूरी तरह रेडी है। उसे पहले से अंदाजा था कि शेवन के पास हिल कासल जीतने का कोई असली आइडिया नहीं है और अब उसकी फीलिंग सच साबित हो रही है। ये उसे सरप्राइजिंग नहीं लगता, क्योंकि इस जनरेशन में ऐसा कोई कमांडर नहीं है जिसे हिल कासल जीतने का एक्सपीरियंस हो। ज्यादातर लोग इसे किसी नॉर्मल कासल पर हमला करने जैसा ही समझते हैं। असल में सिर्फ राकराक और जयोल ही हैं जिन्होंने ऐसी स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन की हैं और सिमुलेशंस में ट्रेनिंग ली है जो सही फर्क समझते हैं। क्योंकि नॉर्मल कास्टल और हिल कास्टल दोनों बिल्कुल अलग चैलेंजेस होते हैं। भले ही वैम्पायर्स स्किल्ड आर्चर्स हों, उनका कोई भी बो रक के लिजर्डमैन आर्चर्स की एक्यूरेसी और पावर के आसपास भी नहीं आता। ऊपर से लिजर्डमैन को हाइट एडवांटेज मिलता है नीचे की तरफ निशाना लगाने का। और अगर वैम्पायर्स किसी तरह चढ़कर कास्टल वॉल्स तक पहुंच भी जाए तो लिजर्डमैन पहले से रेडी हैं, भारी भरकम रॉक्स नीचे गिराने के लिए तैयार, जो घुसपैठियों को वहीं से उड़ा देंगे। इसके बाद सेकंड और थर्ड जनरेशन के सबसे ताकतवर वैम्पायर्स आगे आते हैं। ये एलीट वॉरियर्स इंप्रेसिव स्टैट्स रखते हैं, लेकिन रक राक की गॉडली लाइटनिंग अटैक्स के सामने वो भी टिक नहीं पाते। उसकी लाइटनिंग का एक ही स्ट्राइक काफी है पूरे ग्रुप को मिटाने के लिए। रक रक हाथ में पाइप लिए इतनी कैजुअली स्मोक करता है जैसे सामने से इन हरामियों को बैटलफील्ड से लिटरली स्मोक कर रहा हो। कुछ ही पलों में हिल कासल के सामने वैम्पायर्स की लाशें बिखर जाती हैं, जिन्हें लगा था कि इतने मजबूत किले पर हमला करना कोई समझदारी का फैसला है। अटेंडेंट लॉर्ड शेवन को रिपोर्ट देता है, इस असॉल्ट में वो 600 वॉरियर्स खो चुके हैं। शेवन साफ तौर पर झुंझलाई हुई है, लेकिन सोचने का वक्त नहीं लेती। तुरंत अगले असॉल्ट की तैयारी का आदेश दे देती है। वो ऐलान करती है, किसी भी कीमत पर कासल लेना ही होगा।
शेवन बेबसी में ब्लड एंड रॉटन मीट गॉड से ताकत की गुहार लगाने लगती है। इधर हिल कासल से एरोस की बारिश लगातार जारी रहती है और नीचे सब जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। एक हाई टियर वैम्पायर भागने की कोशिश कर रहे एक कायर को वहीं काट गिराता है और बाकी सब पर चिल्लाता है, हार मत मानो, हिल कासल अब भी लिया जा सकता है। नेबुला दूर से ये सब देख रहा है और मन ही मन सोचता है, ये बेवकूफ सीधे अपनी मौत की तरफ मार्च कर रहे हैं। वो अभी मुश्किल से कासल वॉल्स के नीचे पहुंचे हैं और इतना डैमेज झेल चुके हैं कि आगे बढ़ना अब बेहद महंगा सौदा बन चुका है। लाशों का ढेर लग रहा है जो धीरे धीरे एक चढ़ाई बना रहा है। लेकिन अगर अब पीछे हटे तो सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। अगर शेवन सच में एक अच्छी कमांडर होती तो वो समझ जाती, इतना शॉर्ट टर्म अटैक नामुमकिन है, उसे रिट्रीट करना चाहिए। लेकिन नेबुला को पूरा यकीन है कि उसका फैनेटिसिज्म उसे हकीकत देखने से अंधा कर चुका है। फिलहाल जील वो भी इस लड़ाई में उसकी कोई मदद नहीं कर रहा और नेबुला सोचता है, आखिर क्यों? उसे एक स्ट्रांग फीलिंग है कि जील वो भी कहीं दूर बैठकर ये पूरी बैटल देख रहा होगा। लेकिन अगर ऐसा है भी तो साफ है उसे नीचे की असली सिचुएशन अभी तक समझ नहीं आई है। हर गुजरते पल के साथ शिवान और ज्यादा डेस्परेट होती जा रही है। अगर ऐसे ही अटैक्स चलते रहे तो वो बस सोल्जर्स खोती चली जाएगी। तब एक सोल्जर भागता हुआ आता है, चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही है। वो बताता है कि पीछे से करीब आधे दिन से एक दिन की दूरी पर ट्रोल्स, सैटिरोस और लिजर्डमैन वॉरियर्स एकजुट होकर उसकी आर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुनकर शिवान सन्न रह जाती है और एक पल के लिए रिट्रीट का ख्याल उसके दिमाग में आता है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है अब बहुत देर हो चुकी है। वो पहले ही बहुत सोल्जर्स खो चुकी है और अगर रिट्रीट के दौरान आर्मी फंस गई तो दुश्मन को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अब सबसे बेहतर रास्ता यही है, जितनी जल्दी हो सके हिल कासल जीत लिया जाए और उसके अंदर घुसा जाए। उसी वक्त शिवान की नाक से खून टपकने लगता है। वो चौंक जाती है क्योंकि वंपायर बनने के बाद उसने कभी ब्लीड नहीं किया था। वो इस पर सोच ही रही होती है कि एक और सोल्जर और भी बुरी खबर लेकर दौड़ता है। वो बताता है कि स्लेव्स ने बगावत कर दी है। ये समझने के लिए कि ऐसा कैसे हुआ, जब हम थोड़ा पीछे चलते हैं, जब सारे स्लेव्स चुपचाप बैठे हुए थे, दूर से आती बैटल की गूंज सुनते हुए कोई पूछता है, जिन्हें घसीट कर बाहर ले जाया गया था, उनका क्या हुआ? कोई जवाब देता है कि वैम्पायर्स ने उन्हें लाइन में खड़ा किया और ह्यूक्रॉन हिल कासल की तरफ दौड़ने को कहा और वहां मरने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन तभी एक स्लेव बोल उठता है। वो कहता है, चौथा ह्यूमन बच्चा जिसे बाहर ले जाया गया था वो अभी जिंदा है। नीली बटरफ्लाइज थी। नीली बटरफ्लाइज कासल के ऊपर मंडरा रही थी और डोर खुल गया था। लिजर्ड मैन ने गेट खोला और वो ह्यूमन लड़का कासल के अंदर चला गया। टेंट में मौजूद कोई भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पाता, एक बच्चा कासल के अंदर कैसे जा सकता है? लिजर्ड मैन उसे अंदर क्यों आने देंगे? उसी पल एक स्लेव खड़ी होती है, आंखों में आग ली, रिबेलियन के लिए तैयार। वो कहती है कि लिजर्ड मैन के वैम्पायर से लड़ने की कहानियां और उनके गॉड के उन्हें देख रहे होने की बात सच है। वो कहती है वो अब पैथिक बनकर जीने से थक चुकी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वे सब वैसे भी मर जाएंगे। तो फिर चाहे ये रूमर्स झूठे हों, वो इस तरह मरने को तैयार नहीं है। उसकी बात बाकी स्लेव्स के दिलों में आग लगा देती है और वे उसके साथ रिबेलियन करने को तैयार हो जाते हैं। तब कुछ वैम्पायर अंदर आते हैं शोरगुल की वजह जानने, और स्लेव्स अचानक उन पर टूट पड़ते हैं। एक भयानक टकराव शुरू हो जाता है जहां वैम्पायर्स और स्लेव्स आपस में भिड़ जाते हैं। वर्तमान में लौटते हुए शिवन पूछती है, कितने स्लेव्स हंगामा कर रहे हैं? अटेंडेंट जवाब देता है, ये सिर्फ हंगामा नहीं है, सारे स्लेव्स कैओस में उतर चुके हैं। वो पूछती है, क्या सारे 1 से 200 स्लेव्स रिबेलियन कर रहे हैं? अटेंडेंट पुष्टि करता है और बताता है कि गार्डिंग सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और रिवोल्ट बहुत तेजी से फैल रहा है। वो जोड़ता है कि वे पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोल्जर्स की संख्या स्लेव्स को रोकने के लिए काफी नहीं है। शिवान गुस्से में चिल्लाती है, बिना हथियार वाले स्लेव्स को काबू में करने में वे फेल कैसे हो सकते हैं? अटेंडेंट बताता है कि स्लेव्स सोल्जर्स से कहीं ज्यादा हैं और उनका बर्ताव नॉर्मल नहीं है। वो मरने से नहीं डर रहे, हथियारों पर टूट पड़ रहे हैं जो हाथ लगे उठा रहे हैं। सारे स्लेव्स कासल की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि गेट्स खुले हैं और शिवान को समझ ही नहीं आता कि रख रख ने डोर्स कब खोले और वो इतनी दूर तक कैसे सोच सकता था। वो मान लेती है उसने उसे बहुत कम आंका था। अचानक अटेंडेंट हालात संभालने के लिए सोल्जर्स की एक डिटैचमेंट मांगता है, लेकिन शिवान के चेहरे से साफ है उसकी नोज ब्लीड अब काफी बढ़ चुकी है। वो इसे गॉड्स की नाराजगी का इशारा मानती है, लेकिन फिर भी ये मानने को तैयार नहीं कि जिसने उसे चुना है वही गॉड उसे दोषी ठहराएगा।
वो इस ख्याल को झटक देती है और ऐलान करती है, किसी भी कीमत पर कल सुबह तक कास्टल पर कब्जा करना ही होगा। सारे सोल्जर्स हिल कास्टल के अटैक में झोंक दिए जाएंगे। अटेंडेंट हिचकते हुए पूछता है, क्या वो स्लेव्स को यूं ही छोड़ देगी? हिल कास्टल लेने के बाद भी स्लेव्स की जरूरत पड़ेगी, खाने और काम दोनों के लिए, खासकर तब जब दुश्मन चारों तरफ से घेर रहा हो। लेडी उसे घूरती है और बर्फीले लहजे में कहती है, तुमने अपनी हद पार कर ली है। वो कुछ और कह पाता, उससे पहले ही वो उसकी गर्दन पकड़ लेती है और अपने नुकीले दांत गड़ाकर उसकी एक एक बूंद खून चूस लेती है। ताज़ा खून पीते ही उसका दिमाग और ज्यादा शार्प और फोकस्ड हो जाता है। वो पास खड़े सोल्जर्स की तरफ मुड़ती है और पूछती है, क्या कोई जनरल है जो बिना एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट्स के इस रिबेलियन को दबा सके? सोल्जर्स घबराए हुए लहजे में कहते हैं कि वो स्टेशन ट्रूप्स के साथ पूरी ताकत लगा देंगे। वह उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त दे देती है। फिर वह एक गोट सोल्जर को अपना नया एड बनाती है और उसे अपना आर्मर लाने का हुक्म देती है। वह ऐलान करती है कि कास्टल गेट्स अब वो खुद तोड़ेगी। कास्टल के फ्रंट गेट्स के सामने लाशों का पहाड़ लग चुका है। फिर भी वैम्पायर लेडी रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाती। उधर स्लेव्स की अचानक भड़की रिबेलियन की वजह से उसका कैंप कई जगहों से आग में गिर चुका है। ये सब देखकर राक राक भी पल भर के लिए चौंक जाता है। उसके पास खड़ा कमांडर क्वेजल उससे पूछता है, रीइंफोर्समेंट्स कब तक पहुंचेंगे? राक राक शांत आवाज में कहता है, रीइंफोर्समेंट्स का अभी समय ही नहीं आया, क्योंकि अटैकर्स वैम्पायर्स हैं। उसे पूरा भरोसा है कि ये रिबेलियन स्लेव्स की वजह से ही भड़की है। क्विजल पूछता है, उसे ऐसा क्यों लगता है? रकराक बस हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है, कॉकटू वॉरियर्स को रेडी रखना समझदारी होगी। लेकिन कमांडर को ये आइडिया पसंद नहीं आता। उसके हिसाब से वैम्पायर्स हमला रोककर अपनी फोर्सेस इकट्ठा करेंगे और स्लेव्स को फिर से काबू में कर लेंगे। रकराक को नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्विजल फिर पूछता है, अगर वैम्पायर्स अपनी आर्मीज नहीं भेजेंगे तो कास्टल गेट तोड़ेंगे कैसे? रकराक उसका ध्यान सामने खींचता है, जहां शेवन खुद आगे बढ़ रही है कास्टल गेट गिराने के इरादे से। वो राक को ललकारती है और चिल्लाकर कहती है, अगर डरता नहीं है तो बाहर आकर लड़े। क्विजल उत्सुकता से अपने लीडर से पूछता है, क्या वो लड़ने वाला है? रकराक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, अगर वो अभी उसका सामना नहीं करेगा तो वो अपने गॉड की पावर से गेट्स तोड़ देगी। वो इतनी डेस्परेट हो चुकी है कि खुद फ्रंट लाइन पर आ गई है। रकराक जानता है कि जल्द ही स्लेव्स दुश्मन की पीछे की लाइंस में दिखने लगेंगे और जैसे ही ऐसा होगा वो क्विजल को कॉकाटू वॉरियर्स डिप्लॉय करने का इशारा देगा। उसका प्लान है दुश्मनों को जकड़कर खत्म करना। राक राक की स्ट्रैटेजी तो हमें साफ दिख रही है, लेकिन अब जरा शेवन के दिमाग में झांकते हैं। उसका मानना है कि जैसे ही राक राक उससे लड़ने के लिए गेट खोलेगा वो बिग वीजल्स को उसी तरफ भेज देगी और वैम्पायर सोल्जर्स बिना रुके कत्लेआम शुरू कर देंगे। अगर वो गेट्स तोड़कर ऊंचाई हासिल कर लेती है तो उसे पूरा भरोसा है कि हिल कैसल पर स्ट्रैटेजिक एडवांटेज उसी का होगा। लेकिन तभी एक विशाल सिलुएट उसके चेहरे पर शैडो डाल देता है। शेवन ऊपर देखती है। रख रख अपने कॉकट ऊपर सवार है और वो हैरानी से जमी की जमी रह जाती है। हमारा लड़का सीधा उसके ऊपर टूट पड़ता है। उनके वेपन्स जोर से टकराते हैं। वो खुद को बचा तो लेती है, लेकिन सामने वाले का क्रशिंग वेट उसे हिला देता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि रैक रैक इतना पावरफुल होगा। दोनों थोड़ी दूरी बना लेते हैं। रक राक फिर से उस पर झपटता है, लेकिन एक बार फिर वो डायरेक्ट हिट से किसी तरह बच जाती है। अब हालत यह है कि वो मुश्किल से खड़ी है। सिर्फ 2 अटैक्स और उसके घुटने जवाब दे चुके हैं। फिर भी वो हार नहीं मानती और लड़ती रहती है। इसी दौरान नेबुला दूर से ये पूरी फाइट देख रहा है और उसे हंसी आ जाती है। उसने राक राक को बस एक नॉर्मल कैवलरी सोल्जर समझ लिया था। ये एब्सोल्यूट गिगा चैट असल में लेवल 21 हीरो एंटिटी है और अनाक्सी एक कॉकट्रीस है जिसे 10 हंटर्स की टीम भी काबू में नहीं कर पाती। हालात शुरू से ही रक रक के पक्ष में थे। ऊपर से स्लेव्स वैम्पायर जनरल को भी गिरा चुके हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जीत अब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन तभी नेबुला की नजर एक अनएक्सपेक्टेड चीज पर पड़ती है और वो अनएक्सपेक्टेड चीज है जिल वुब्बे, जो उसे विस्पर रिक्वेस्ट भेज रहा है। नेबुला को अजीब लगता है कि ये इंसान खास उसी को विस्पर क्यों कर रहा है, और वो भी ठीक इसी वक्त। इस प्लेयर का पूरा एग्जिस्टेंस ही सस्पिशियस है। निकनेम, अपीयरेंस, टाइमिंग, यहां तक कि उसकी स्पीसीज भी जो अब तक एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, सब कुछ ऑफ है। नॉर्मली नेबुला ऐसी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही एक्सेप्ट बटन दबता है, स्क्रीन पर एक ऐसा बंदा दिखाई देता है जो पिटे हुए पिन्याटा जैसा लग रहा है, ऊपर से ह्यूमन मास्क पहने हुए। उसका अजीब अपीयरेंस नेबुला को चौंका देता है, लेकिन वो खुद को संभाल कर पूछता है, सब तुम्हें जैल वो भी कहते हैं, यही नाम सही है?
लेकिन वो क्रीपी बंदा कोई जवाब नहीं देता। तो नेबुला पूछता है, तुम बोल क्यों नहीं रहे? आखिर विस्पर तुमने ही भेजा था। तभी ये बास्टर्ड आखिरकार अपना गंदा मुंह खोलता है और नेबुला से पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत सकते हो? हमारा लड़का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सीधे यस में जवाब देता है और इसी पर वो क्रीपी बंदा दावा ठोक देता है कि जीत उसी की होगी। लेकिन नेबुला साफ साफ कह देता है कि वो किसी क्रीपी सकर को जीतने नहीं देगा और यहां तक बोल देता है कि अगर हिल कासल की लड़ाई होती ही नहीं तब भी वही जीतता। वो क्रीपी बंदा कहता है कि वो उन 2 पैरों वाले डल लोली लोगों की बात ही नहीं कर रहा। नेबुला जवाब देता है कि अगर वो राक राक और शेवन की फाइट की बात कर रहा है तो उसे और भी कम फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर ये गंदा चेहरा डिसेंड कर सकता है तो वो भी कर सकता है। लेकिन जिल वो भी फिर वही बात दोहराता है, वो उसकी भी बात नहीं कर रहा और ठंडे लहजे में कहता है कि नेबुला इस वर्ल्ड में कुछ भी बदल नहीं सकता। नेबुला को समझ ही नहीं आता कि ये क्लाउन आखिर कहना क्या चाहता है। उसे पूरा यकीन है कि अगर ये अर्थ से आया कोई नॉर्मल ह्यूमन होता तो सीधा बोलता कि वही गेम जीतने वाला है। लेकिन तुम कुछ नहीं बदल सकते का मतलब उसे बिल्कुल समझ नहीं आता, इसलिए वो उसे उकसाने का फैसला करता है ताकि कुछ तो उगले। नेबुला फिर से पूरे दमखम के साथ कहता है कि वही जीतेगा, अपनी सिविलाइजेशन डेवलप करेगा, सारे कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करेगा और हर सिटी में श्राइन्स बनाएगा। लेकिन वो पिटा हुआ पिन्याटा फिर से उसे रोक देता है, बिल्कुल ठंडी आवाज में, और कहता है कि ऐसी पावर उसकी नहीं है, क्योंकि वो पावर असल में उनकी थी। नेबुला उनकी सुनते ही चौंक जाता है। उसके दिमाग में सवाल उठता है, क्या इस मास्क्ड आदमी जैसे और भी लोग हैं? जिज्ञासा हावी हो जाती है और वो उसकी आइडेंटिटी पूछता है, लेकिन मास्क्ड आदमी जवाब देने की जरूरत भी नहीं समझता। बस पूरे भरोसे से कहता है कि वो पुराना कर्ज वसूलने आया है। इतना कहते ही विस्पर कॉल कट जाती है और नेबुला ढेर सारे सवालों के साथ वहीं खड़ा रह जाता है। लेकिन ज्यादा देर नहीं, अब बैटलफील्ड में दखल देने का वक्त है। लेकिन ठीक उसी पल नेबुला की नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है, एक तरह की लाल एनर्जी। उधर बैटलफील्ड पर रकरक शिवन का हाथ काट चुका है, फिर भी उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा है। रकरक दूसरी तरफ इस लड़ाई को यहीं खत्म करने के लिए स्टैंस लेता है। उसका फेमिलियर गॉड लाइक स्पीड से शिवान की तरफ झपटता है और रकरक अपनी स्पीयर सीधे उसी पर तान देता है। लेकिन जैसे ही वो उसका सिर उड़ाने वाला होता है, उसका फेमिलियर अचानक बीच में ही रुक जाता है। जो लाल रोशनी नेबुला ने देखी थी वही ठीक उनके सामने उतरती है और रकरक सन्न रह जाता है। वो लाल रोशनी कोई फ्लैशी स्टंट नहीं थी, वो एक विशाल तलवार थी जो किसी गॉड डैम मेटेर की तरह गिर रही थी। उस तलवार को पकड़े जो फिगर खड़ा है वो डरावने तरीके से जिल वूबी के मास्क्ड रूप जैसा दिखता है, बस कहीं ज्यादा बड़ा, इतना विशाल कि राक राक को उसका चेहरा देखने के लिए गर्दन तक उठानी पड़ती है। इस जायंट के 4 हाथ हैं और उसका शरीर इतना भयानक है कि एक पल को राक राक को लगता है वो किसी गॉड को देख रहा है। एक हाथ में विशाल तलवार, बाकी हाथों में बो, हैमर और स्पीयर। अब नेबुला को साफ समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। उसे उम्मीद थी कि जोल भी उस स्किल को इस्तेमाल करना नहीं जानता होगा, लेकिन वो गलत निकला। असल में ये बंदा मैनिफेस्टेशन नाम की स्किल इस्तेमाल कर रहा है जो डिविनिटी लेवल 16 पर मिलती है। डिसेंट के उलट इसमें गॉड खुद धरती पर उतरता है और मैनिफेस्टेशन का रूप गॉड खुद तय करता है अपने डोमेन के हिसाब से। नेबुला खुद भी उसके साइज को देखकर हैरान है। ये इतना बड़ा है कि स्ट्राटस, वो जायंट मैंटिस भी इसके सामने शायद कुछ खास ना कर पाए। रकराक घबरा जाता है और तुरंत रिट्रीट का आदेश दे देता है, खासकर इसलिए क्योंकि मैनिफेस्टेशन डिसेंट से कहीं ज्यादा फेथ कंज्यूम करता है। जील वूबी के करंट लेवल पर इस मैनिफेस्टेशन को बनाए रखने के लिए सैक्रिफाइसेस जरूरी हैं, और क्योंकि वो अभी कोई लार्ज स्केल सेरेमोनी नहीं कर सकता, उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, यही मौके पर सैक्रिफाइसेस लेना, मतलब अपने ही लोगों को मारना। और बिना एक पल गंवाए वो दरिंदा कुछ लोगों को पकड़ता है और सीधे अपने मुंह में फेंक देता है। शिवान ये नज़ारा देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाती है। उसे अपने गॉड को चुनने के फैसले पर गर्व होता है। न उसे दोस्त से फर्क पड़ता है न दुश्मन से, वो बस खून और मांस निगल रहा है। ये पूरी पागलपन भरी सिचुएशन शिवन को जोर जोर से हंसने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि उसके दिमाग में ये गॉड उससे ज्यादा अलग नहीं है। हालात समझते ही नेबुला को साफ यकीन हो जाता है कि कुछ लिजर्ड मैन जरूर मरेंगे, लेकिन अगर वो साइड रोड से निकल जाए जहां सीज कमजोर है तो नुकसान ज्यादा नहीं होगा। जैसे ही ये मॉन्स्टर अपनी फेथ रिकवर कर लेगा, हिल कासल तब तक खाली हो चुका होगा और शेवन की बची हुई फोर्सेस दोबारा कासल पर कब्जा कर लेंगी। लेकिन इससे वैम्पायर आर्मी पर गहरा दाग लगेगा और जिलवुबी के रिसोर्सेज भी बुरी तरह ड्रेन हो जाएंगे। वो हिल कासल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे
और उनके पास बस गिने चुने सोल्जर्स ही बचेंगे और फिर अपनी ताकत वापस पाने के लिए उन्हें पूरे कॉन्टिनेंट में भटकना पड़ेगा। जैसे ही उनकी पावर कमजोर होगी, नेबुला खुद उन्हें खत्म करेगा। बाकी प्लेयर्स को जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेता। उधर राक राक ये पक्का कर रहा है कि हर कोई जितनी जल्दी हो सके कासल खाली कर दे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये इविल गॉड कब हमला कर दे। कमांडर क्विजल रकराक से कहता है कि वो लोगों के साथ नीचे उतर जाए, कासल की जिम्मेदारी वो खुद संभाल लेगा। लेकिन रक रक अपने वॉरियर्स को छोड़कर भागने को तैयार नहीं है। क्विजल उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ लीडर नहीं, एक किंग भी है। रकराक साफ कह देता है कि किंग होना उसे कायर बनने का हक नहीं देता। क्विजल फिर किंग की जिम्मेदारियां गिनाने लगता है। वो सबसे ज्यादा सम्मानित है, सबका रोल मॉडल है और उसे आगे रहकर रास्ता दिखाना चाहिए। वो दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि एक जबरदस्त एक्सप्लोजन उनका ध्यान खींच लेता है। क्विजल फिर चेतावनी देता है कि अगर रकराक मर गया तो नेशन में भारी केओस फैल जाएगा। हेयर्स अभी बहुत छोटे हैं।